कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। एक बार यदि व्यक्ति ठान ले तो कठिन से कठिन काम भी कर लेता है, और एक बार यदि मन ने हार मान ली तो उसके बाद व्यक्ति के सारे प्रयास असफल हो ही जाते हैं। अधीश का मन सदा ही आत्मविश्वास से भरा होता है और साहस की भी उसमें कमी नहीं। लेकिन एक क्षण तो ऐसा भी आता है जब बहादुर से बहादुर योद्धा भी उम्मीद हार जाता है, और वही क्षण फैसले का होता है। उस एक क्षण में हार जीत का फैसला हो जाता है जब सैकड़ों काल पक्षी एक साथ हमला करने आ रहे हैं। ये देखकर क्या अधीश हिम्मत हार जाएगा? ये काल पक्षी जिस गुफा से निकल रहे थे वो कोई छोटी या साधारण गुफा नहीं थी। कई स्तरों में विभाजित एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी जगह थी। काल पक्षी दीवारों पर चिपके हुए से बैठे थे। गहरे घने अंधकार के बीचों बीच एक ऊंचे चबूतरे जैसे पत्थर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके गहरे काले चोगे और सफेद दाढ़ी से भरे हुए चेहरे को देखकर सिर्फ एक ही भाव उत्पन्न होता था, भय का। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों से जैसे क्रोध की लहरें निकल रही थी। उस चबूतरे के आसपास रक्त कुंड भरा हुआ था। आज तो ये रक्त कुंड भर ही जाना चाहिए। मेरे प्यारे पंछियों, जाओ, उन मांत्रिकों के गरम गरम खून से इस कुंड को भर दो। वो बूढ़ा जैसे चिंघाड़ रहा था। उसकी एक आवाज पर सारे पक्षी उड़कर बाहर निकल आए और आसमान को ढक लिया। अधीश और उसके साथियों को अचानक आ जाने वाली इस मुसीबत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन कुछ तो करना ही था। जैसे ही वो पंछी उनकी ओर बढ़े, अधीश ने मंत्र पढ़ा और चिल्लाया। चारों ओर एक घना कोहरा छा गया। अंधकार इन्हें नहीं रोक सकता अधीश, ये अंधेरे के आदी हैं, ये काल पंछी हैं। ये यश की आवाज थी, और सच में ही वे पंछी अंधकार को चीरते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। अधीश की भवें सिकुड़ गईं। एक पल को लगा जैसे सब खत्म हो गया है, लेकिन उसी पल में अधीश ने फैसला कर लिया था कि सब कुछ दांव पर ही क्यों न लगाना पड़े। आज यहां से पराजित होकर नहीं लौटना है। तड़ित जाल, अधीश ने मंत्र पढ़ा। तुरंत ही बिजलियों का घना जाल फैलने लगा और कई पंछियों को अपने में समेटकर अचेत कर दिया। अधीश के साथी आंखें फाड़ फाड़ कर ये दृश्य देख रहे थे। काटो इन्हें, अधीश चिल्लाया। वे पंछी झटके खाकर नीचे गिरते, जिन्हें बर्फ के प्रहार और तलवार के वार से वे लोग काटते जाते। थोड़ी ही देर में सभी पंछी कटे फटे चारों ओर बिखरे थे। अधीश के साथी अभी भी उस झटके से उबर नहीं पाए थे। यश सोच रहा था, या तो ये व्यक्ति पागल है या महान। कितने तरह के मंत्रों का ये कुशलतापूर्वक प्रयोग कर लेता है, जबकि अभी मंदार में ये प्रथम श्रेणी का मांत्रिक भी नहीं बना। यदि ये मंत्र स्थिर ना हुए तो? अधीश, तुम होश खो चुके हो, गुस्से में भरकर ललिता चीखी। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, अधीश ने धीरे से कहा। अब आगे क्या करना है? अधीश ने पूछा। क्या हमें गुफा के भीतर जाना चाहिए? यश अब अधीश से पूछ रहा था। गुफा के अंदर और अधिक काल पक्षी हुए तो हमारा काम जांच करना था, इनके साथ युद्ध करना नहीं। रोली ने कहा। मुझे लगता है एक बार जाना चाहिए और स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए। मैं और यश पहले अंदर जाते हैं। यदि जरूरत पड़ी तो तुम सब भी आ जाना, और यदि खतरा हो तो भाग जाना, अधीश ने कहा। नहीं, अंदर जाएंगे तो हम सब जाएंगे, ललिता ने अधीश की आंखों में देखते हुए कहा। मैं एक बात बताना भूल गया, एक गुफा और भी है यहां, विराग धीरे से बोला, जैसे उसने कोई अपराध किया हो। यश और ललिता ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। और ये तुम अब बता रहे हो? जाहिर है उसमें हजारों की संख्या में काल पंछी होंगे, ललिता ने कहा। नहीं, हमारे आदमी कई दिन से दोनों गुफाओं पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन दूसरी गुफा से कोई पंछी बाहर नहीं आया, और इसीलिए मुझे जरूरी नहीं लगा उसके बारे में बताना। लेकिन अब जब तुम लोग जांच करना चाहते हो तो क्यों ना दोनों गुफाओं में देख लिया जाए, विराग बोला। अच्छा किया विराग, अब हम 2 दल बनाकर दोनों गुफाओं के भीतर जाएंगे, अधीश बोला। ठीक है, सबने सहमति दी। मैं और ललिता दाईं ओर वाली गुफा में, जिसके काल पंछी बाहर आते हैं, यश और रोली बाईं ओर, विराग और रागिनी बाहर रहेंगे।
अधीश ने कहा। इतने में उन्हें घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। महल से सहायता आ चुकी थी। वो तात्विक भी साथ में था जो अभी थोड़ी देर पहले यहां से गया था। उनके साथ ही एक मांत्रिक भी था और अब की बार सामंत रविसेन खुद भी आए थे। आप सब बाहर रहिए, यदि जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगा, अधीश ने कहा और वो और ललिता अंदर जाने लगे। हम भी आपके साथ चलेंगे, विराग और रागिनी एक साथ बोले। अधीश ने रविसेन की ओर देखा। उन्होंने भी सर हिलाकर अनुमति दे दी। साथ ही उस नए मांत्रिक को उनके साथ कर दिया। अब ये 5 थे। यश और रोली दूसरी गुफा की ओर बढ़ गए। बाकी के 5 दाईं गुफा में भीतर जाने लगे। गुफा के भीतर वो बूढ़ा काल पंछियों से बात कर रहा था। मेरे बच्चों, तुम जल्दी ही बड़े हो जाओगे और इस पूरी दुनिया पर राज करोगे। लेकिन ये काल पंछी वे नहीं थे जिनसे अभी अभी अधीश और उसके दल का सामना हुआ था। ये आकार में उनसे लगभग 4 गुना बड़े थे और दिखने में बहुत भयानक। एकदम काले रंग के बड़े बड़े पंखों को हिलाते जब वे चीखते तो गुफा हिल उठती। बूढ़े की बात सुनकर वे लोग एक बार फिर जोर से चीखे। लगता है किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है। जाओ मेरे बच्चों, जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुसने वालों को सबक सिखाकर आओ, उसने चिल्लाकर कहा। रक्त कुंड में जैसे उबाल आ गया और 2 काल पंछी उड़ते हुए 2 दिशाओं में चले गए। अधीश और उसके साथी अभी कुछ ही कदम चले थे कि काल पंछी के चीखने की आवाज आई। वे लोग पलटकर बाहर मैदान की ओर भागे। इस बंद गुफा में काल पंछियों से मुकाबला करना असंभव था। वे लोग बाहर निकले और उनके ठीक पीछे ही काल पंछी चीखता हुआ बाहर निकल आया। सामंत के साथ आया हुआ मांत्रिक अंदर घबराकर पीछे देखता है और वो काल पंछी उसी पर झपट पड़ा। उस पंछी के मुंह से मवाद की तरह गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। पृथ्वी रक्षा, मांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और मिट्टी का कवच उसके चारों ओर तैयार होने लगा। अधीश ने देखा पृथ्वी कवच इन पंछियों से रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसने पहले ही इसका इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। पंछी आकर उस कवच से टकरा गया और तोड़ दिया। मांत्रिक पर ढेर सारी मवाद उड़ेल दी। इस बीच अधीश को मौका मिल गया। उसने हिम बंधन मंत्र पढ़ा और पंछी को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो पंछी बहुत विशाल और शक्तिशाली था। उस पर यह बंधन ज्यादा असर नहीं डाल सका। वो चीखता हुआ अधीश की ओर बढ़ने लगा। विराग अधीश के पीछे ही था और उसके हाथ में तलवार भी थी। आज तू मेरे हाथ से मरेगा, विराग चिल्लाया। वो पंछी का ध्यान खींचकर अधीश को समय देना चाहता था। पंछी के मुंह से काले चमकीले रंग की छड़ की तरह एक किरण निकली और विराग की तलवार से जा टकराई। वो किरण विराग की तलवार को भेदते हुए पीछे खड़ी रागिनी के कंधे में घुस गई और आर पार निकल गई। रागिनी जोर से चीख कर बेहोश हो गई। अब की अधीश ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी कर हिम बंधन एक बार फिर उसकी ओर फेंका और वो पंछी थोड़ी देर के लिए जड़ हो गया। उसे मौका दिए बिना ही अधीश ने शक्तिशाली तड़ित जाल से उसे घेर लिया। तड़ित जाल की बिजली के झटके खाकर वो भयानक पंछी होश खोने लगा और चिल्ला उठा। सारा जंगल उसकी चीख से गूंज उठा। अब की बार अधीश ने अपने सिद्धि यंत्र से आग के भयंकर पिंड छोड़े जो सीधे जाकर पंछी से टकरा गए और वो क्षण भर में ही जलकर राख हो गया। उधर यश और रोली जिस गुफा में जा रहे थे वो इतनी गहरी थी कि रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे अंधेरे में देखने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक काल पंछी चीखता हुआ उनकी ओर बढ़ा। हिम आक्रमण! एक साथ 4-5 बड़े बड़े बर्फ के गोले उस पंछी से जा टकराए। यश के पास जो हिम मंत्र था वो आक्रमण करने वाला था, जबकि अधीश के पास बांधने वाला। यश के हिम आक्रमण से पंछी एक पल के लिए तो थर्रा उठा और नीचे गिर गया, लेकिन तुरंत ही उठकर उसने वापस हमला कर दिया। रोली और यश उस पर लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन वो पंछी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था और उसके मुंह से भी ठीक वैसी ही काली किरणें निकल रही थीं। यश और रोली अब उसके हमलों से बचने की कोशिश करते,
या खुद उस पर हमला करते। दोनों एक अंधेरे कोने में बड़े पत्थर के पीछे छुप गए। रोली, ये तो बिल्कुल अलग ही प्रकार का पंछी है। बाहर जिनसे हमारा सामना हुआ था उनके मुकाबले अधिक भयानक और शक्तिशाली। यश ने कहा, मुझे लगता है हमें अब सिद्धि यंत्र का प्रयोग करना ही होगा, रोली ने कहा। तभी वो काल पंछी उन्हें खोजता हुआ उस कोने तक भी आ पहुंचा और एक भयानक किरण उस पत्थर से आकर टकराई जिसके पीछे यश और रोली छिपे हुए थे। एक ही पल में वो पत्थर चूर चूर होकर जमीन पर बिखर चुका था। लेकिन अब यश ने उस पंछी को दूसरा मौका नहीं दिया और 4-5 बर्फ के बड़े बड़े पिंड उन दोनों ने एक साथ उस पंछी की तरफ उछाले और तुरंत ही अपने सिद्धि यंत्र का प्रयोग कर यश ने उस पंछी को जलाकर राख कर डाला। पंछी के मरते ही गुफा की दीवारें थर्रा उठी। बूढ़ा गुस्से से पागल होकर चिल्लाने लगा, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, अब मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। विराग, रागिनी को लेकर महल की तरफ जाओ और इलाज की व्यवस्था करो। सामंत जी, आप भी यहां से जाइए, इस जगह में बहुत खतरा है। अधीश ने कहा, मुझे पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। विराग की आंखों में आंसू थे। उससे अपनी बहन का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। फिर वे सब महल की ओर चले गए। अधीश और ललिता एक बार फिर गुफा में प्रवेश कर गए। दूसरे पंछी की मौत का पता चलते ही बूढ़ा गुस्से से जलने लगा। उसके सामने बने रक्त कुंड में जोरों से उबाल उठ रहा था। अधीश और ललिता आगे बढ़ते रहे और जल्दी ही वे उसके सामने खड़े थे। कौन हो तुम? अधीश ने बूढ़े से पूछा। अधीश समझ गया था कि यही बूढ़ा उन पंछियों का मालिक है। तभी यश और रोली भी वहां आ पहुंचे। चारों ने एक दूसरे को देखा तो चकित रह गए। वास्तव में वे दोनों गुफाएं अंदर जाकर एक जगह पर मिल जाती थीं, जहां बूढ़ा इस समय खड़ा था। यश और रोली के चेहरे पर थकान और परेशानी साफ नजर आ रही थी। तुम दोनों यहां? हमारा सामना एक भयंकर काल पंछी से हुआ जो शायद इनका राजा था। मुझे सिद्धि यंत्र का प्रयोग करके उसे मारना पड़ा। यश ने कहा। वो अब भी हाँफ रहा था। तुमने मेरे दोनों बच्चों को मार दिया, अब तुम देखोगे मेरा कहर, बूढ़ा चिल्लाया। दो पंछी? यश ने आश्चर्य भरी नजरों से अधीश की ओर देखा। हां, एक से हमारा भी सामना हुआ था। ललिता ने उसे बताया तो वो ध्यान से अधीश को देखने लगा। हालांकि ये बात वो पहले ही समझ चुका था कि अधीश बहुत शक्तिशाली है, लेकिन बिना सिद्धि यंत्र के उस पंछी को मारा कैसे? यश सोच रहा था। हा 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 हा, तुमने क्या सोचा मूर्खो? तुम मेरे बच्चों को मारोगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बूढ़ा अब चीख रहा था। उसकी जलती हुई लाल आंखों में क्रोध के मारे खून उतर आया था। आज भवें माथे पर चढ़ गई थी। उसके बोलने से पूरी गुफा थर्रा रही थी। तू पूछ रहा था ना कौन हूं मैं हूं रक्त संधान। बूढ़े ने अधीश की ओर देखकर कहा, ये सारे काल पंछी मेरे बच्चे हैं जो तुम जैसे पापियों का खून पीकर मुझे शक्तिशाली बनाते हैं। ये रक्त कुंड देख रहे हो ना, मैंने ये कुंड तांत्रिकों और मांत्रिकों के खून से ही भरा है और अब तुम्हारा खून भी इसमें शामिल होगा। हा 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 हा। बूढ़ा जोर से हंसा। अधीश और यश ने एक दूसरे की ओर देखा। निकलो मेरे बच्चों, बाहर आओ, देखो आज तुम्हारा भोजन खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। बूढ़े ने रक्त कुंड की ओर देखकर कहा। अचानक वो कुंड जोरों से उबलने लगा। उससे गर्म गर्म भाप उड़ने लगी और खून की बू से गुफा भर गई। अब उस कुंड में कुछ हलचल हो रही थी और धीरे धीरे एक काल पंछी उस कुंड से बाहर निकलने लगा। उसका आकार उन दो पंछियों से भी बड़ा था। उसके विशाल काले डैनों से खून टपक कर कुंड में गिर रहा था। बाहर निकलते ही वो जोर से चीखा। ची! उसकी चीख से गुफा गूंज उठी। उसके शरीर को देखकर ही अधीश और उसके साथियों के मन में डर पैदा होने लगा। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। सब डरी हुई नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। ची की आवाज के साथ वो पंछी एक बार फिर चीखा और पूरी तरह कुंड से बाहर निकलकर गुफा की छत तक ऊपर उठ गया। उसकी लंबी पूंछ अब तक कुंड की सतह को छू रही थी। बड़े बड़े डैने छत को ढक रहे थे। लाल आंखें जैसे आग बरसा रही थीं। सबकी हिम्मत जवाब देने लगी थी।
क्या यही वो घड़ी थी जब निराशा हावी हो जाती है और वीर योद्धाओं को हार माननी पड़ती है? क्या अधीश भी घबरा कर हार मान चुका था? क्या वो सच में इस विभत्स पंछी का भोजन बनने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।